स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल विद्या परिहार गुरुकुल में। तो इससे पहले हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिया और अब बारी है चैप्टर नंबर 6 की, यानी छठे वाले चैप्टर की, जिसका नाम है रैखिक असमीकाएं। रैखिक असमीकाएं के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही आसान सा चैप्टर है। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे असमीकाएं क्या होती हैं। रैखिक क्या होता है आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता हो तो फिर से हम अभी थोड़ा देर बाद एक्सप्लेन कर देंगे, एक बार और रिवाइज कर देंगे। तो आइए समझते हैं असमीकाएं क्या होती हैं। ये असमीकाएं का क्या है, डेफिनेशन है, यानी परिभाषा है, जो अभी समझ में नहीं आएगा अभी समझ में आ जाएगा। अभी हम इसको समझा देते हैं। क्या पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, पहले इधर देखो। हाँ, हमारे पास दो संख्याएं हैं। हमारे पास दो संख्याएं हैं, मान लेते हैं x है और y है। दो संख्याएं हैं जिसकी तुलना की जा सके। ठीक है, जिसकी तुलना की जा सके। मान लो जैसे ये 10 मीटर है तो ये 12 मीटर है, ये 5 है तो 6 है, या फिर 7 है तो 8 है। इस तरह कोई संख्या है x और y, अब इसकी तुलना की जा सकती है ना। अच्छा, अब ये जो दो संख्याएं हैं, ये जो दो संख्याएं हैं वो या तो आपस में बराबर होंगी, या हो सकती है ना, या तो x बड़ा होगा y से, या तो x छोटा होगा y से। यही तीनों कंडीशन हो सकती है ना। यानी हमारे पास दो संख्याएं तुलनात्मक, तो या तो आपस में बराबर होंगी, या तो x बड़ा होगा y से, या फिर x छोटा होगा y से। ये तीन कंडीशन हो सकती है ना। अच्छा, अब इस वाले को कर देखो, सिर्फ इस वाले को, x बराबर y, ये दोनों आपस में समान है, तो हमारे पास एक समीकरण बना है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, समीकाएं बोलते हैं, इक्वालिटीज। हिंदी में इक्वल है ना, इसको इक्वालिटीज बोलेंगे। और ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, असमीकाएं, इंग्लिश में इनइक्वालिटीज। इसीलिए हमारे पास है लीनियर इनइक्वालिटीज। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में हम जान चुके हैं। ठीक है, इसके बारे में बराबर वाला पढ़ लिए हैं। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, या तो ये छोटा होगा बड़ा होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये समान था, इक्वल था, इसको इक्वालिटी बोलते हैं। और ये असमान है, इसलिए इसको हम असमीकाएं, इंग्लिश में इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे। अब देखो, इसमें दो कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पे ये भी हो सकता है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये भी कंडीशन हो सकता है, x जो है वो y के बराबर भी है, और ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि x जो है y से छोटा भी है। ये भी हो सकता है, सॉरी, x जो है y से बड़ा भी है। ये दोनों कंडीशन भी हो सकती हैं। अभी समझ में आएगा किस तरह कंडीशन होंगी। अगर ये दोनों कंडीशन होगी, अगर ये दोनों कंडीशन होंगी, तब हम इन दोनों को मिला करके लिखते हैं x जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू y। x ग्रेटर देन और इक्वल टू y, यानी x जो है वो बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है y के। ठीक है, और एक और कंडीशन आ जाएगी जहां पे x y के बराबर तो होगा, x y के बराबर तो होगा, लेकिन x जो होगा कभी कभी छोटा भी होगा y के। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन को हम मिला करके लिखेंगे कि x जो है, ठीक है, x जो है वो लेस देन और इक्वल टू y। ठीक है, इन दोनों कंडीशन को हम लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर सिर्फ ये वाला कंडीशन आता है, यानी x इज ग्रेटर देन y, x इज लेस देन y, यानी x जो है बड़ा है y से, x जो है छोटा है y से। ठीक है, तो हम इन दोनों को, ठीक है, ये भी समीका है, ये भी समीका है। ठीक है, इन दोनों को हम क्या कहेंगे, सुनिश्चित असमीकाएं। सुनिश्चित असमीकाएं। ठीक है, ये क्या है, सुनिश्चित असमीकाएं है। अगर इस टाइप का, इन दोनों टाइप्स का कोई कंडीशन आता है जहां पे इक्वल का भी साइन है और तुलनात्मक यानी ग्रेटर देन और लेस देन वाला भी साइन है, तो हम इसको सिर्फ असमीकाएं बोलेंगे। समझ में आ गया, असमीकाएं बोलेंगे। अच्छा, अब इन सभी चिन्हों का यूज किया गया है, ध्यान से देखो, इसका कभी इसका, कभी इसका, कभी इसका। ठीक है, तो अगर कहीं भी किसी भी समीकरण में इन चारों का चिन्ह हो, यानी इन चारों से जुड़े हुए हों, ठीक, तो उसको हम क्या बोलेंगे, असमीकाएं। अब समझ में आ जाएगा कि इसका परिभाषा क्या है। एक असमीका, कोई भी असमीका हो, एक असमीका दो वास्तविक संख्याओं, या फिर दो कोई वास्तविक संख्या है, जैसे 4 हो, 4 इज द ग्रेटर देन 3 हो सकता है ना, ये वास्तविक संख्या है। या दो बीजी व्यंजकों में, अब ये क्या है, बीजगणित है,
ठीक है, एक्स और वाई बीजी है, ठीक है, अलजेब्रा है ना, ठीक है। तो यानी ये भी हो सकता है, और क्या कोई भी अलजेब्रा एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या क्या वास्तविक दो संख्याओं या दो बीजी व्यंजकों में क्या है, देखो ध्यान से देखो, इन चारों चिन्हों का प्रयोग किया गया हो, ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू के चिन्ह प्रयोग से बनती हैं, ठीक है। कोई भी असमीकाएं हैं तो इन चारों चिन्हों में से किसी एक चिन्ह के प्रयोग से बनेगी, और वो जो समीकरण बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, असमीका। परिभाषा समझ में आ गया, इसको नोट करो। हम इसके एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल से इसको और भी क्लियरिफाई करते हैं और इसको स्पष्ट करते हैं, ठीक है। आइए अब हमारे पास एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई मोहन नाम का, चलो मोहन नहीं, कोई ए कोई स्टूडेंट है, ठीक है, जो एक एग्जाम देता है, मान लो कोई टेस्ट होता है, वो एग्जाम देता है, ठीक है, और इसका जो मार्क्स है यानी इसके जो क्या है अंक है, कितना स्कोर करता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। एक परीक्षा में मान लेते हैं वो एक्स नंबर लेकर आता है, ठीक है, कोई छोटा सा टेस्ट हुआ, उसमें वो एक्स नंबर लेकर के आता है, ठीक है, टेस्ट होता है ना, ये ए है, कोई लड़का है, लड़की है, कुछ भी मान लो, कोई स्टूडेंट है, कोई एग्जाम होता है, टेस्ट होता है, उसमें एक्स नंबर लेकर आता है, ठीक है। तो आ गए मान लेते हैं इसके ए के कोई पिताजी हैं बी, ठीक है, ए के पिताजी हैं बी, और ये आए टीचर से पूछें कि हमारा लड़का यानी हमारा लड़का ए परीक्षा में यानी टेस्ट में कितना नंबर लाता है। तो ये बोलें कि आपका लड़का जो है वो क्या कहता है, 70 नंबर से अधिक नंबर लाता है, ठीक है, यानी 70 से अधिक, ठीक है, 70 से ज्यादा नंबर लाता है। यानी ए के जो पिता जो थे वो टीचर से पूछते हैं कि मेरा लड़का जो है वो टेस्ट में कितना नंबर लाता है, तो वो बोले 70 से अधिक नंबर लाता है, ठीक है। फिर दूसरी बार बोले कि 70 से तो अधिक लाता है लेकिन 95 नंबर से कम ही नंबर लाता है, ठीक है, 95 नंबर से कम, यानी 95 से कम, ठीक है। आगे फिर से बोलें कि कभी कभी 70 नंबर भी ला देता है, ठीक है, कभी कभी 70 नंबर भी ला देता है, ठीक है, 70 कभी कभी, ठीक है, कभी कभी मान लो गणित का एग्जाम हुआ होगा तो 70 ही नंबर लाया होगा, ठीक है। चलो कभी कभी लोग 95 नंबर भी 100 नंबर भी लेते आते हैं, ठीक है। अच्छा फिर आगे पूछा गया, और मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई छोटा सा चैप्टर हुआ होगा उसका टेस्ट लिया गया होगा, तो कभी कभी बोलें कि कभी कभी 95 नंबर भी लेते आता है, कभी कभी, ठीक है, समझ में आया। एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसके पिताजी पूछें कि हमारा लड़का टेस्ट में कितना नंबर लाता है, तो बोलें कि आपका लड़का जो है वो 70 से अधिक ही नंबर लाता है, ठीक है, यानी एवरेज है कि वो 70 से अधिक ही लाता है। फिर बोलें 70 से अधिक तो लाता है लेकिन 95 से कम ही रहता है, 100 नंबर का टेस्ट होता है उसमें से 95 से कम ही रहता है, ठीक है। आगे बोलें कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई टफ चैप्टर टाइप का होता है तो उसमें 70 नंबर ही तो एग्जैक्ट 70 नंबर लेकर आता है, और कभी कभी ऐसा होता है कोई आसान सा चैप्टर का टेस्ट लिया जाता है तो 95 नंबर भी लेते जाता है, ठीक है। तो x क्या है यहाँ पे, a जितना नंबर लेकर आए हो, ठीक है, तो यहाँ पे x क्या होगा, यहाँ पे x क्या होगा, 70 से अधिक ही, यानी x इज ग्रेटर देन 70, ठीक है। x जो है क्या है, टेस्ट में कितना नंबर लाया गया, ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है 95 से कम, तो यानी x क्या होगा, x इज लेस देन 95, ठीक है, x जो है छोटा है 95 से। और यहाँ पे आगे बोला गया है कि कभी कभी 70 के बराबर हुई तो लेते आता है, तो x क्या होगा, बराबर होगा 70 के। और कभी कभी बोला गया है कि को हल्का फुल्का चैप्टर होता है यानी आसान सा चैप्टर होता है तो कभी कभी 95 भी नंबर लेते आता है, यानी x बराबर हो गया 95, ठीक है।
अच्छा, अब इन चारों समीकरण को मिला करके हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, चारों समीकरण को नहीं, यानी इन चारों को मिला करके दो समीकरण बनेगा। ठीक है, यानी हम इन सभी को मिला करके ये भी लिख सकते हैं, इन दोनों को देखो, इसको और इसको देखो, इसको और इसको देखो, इन दोनों को मिला के हम क्या लिख सकते हैं कि x जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 70। इन दोनों को मिला करके देखो, इन दोनों को x जो है हमेशा 70 के बराबर, कभी कभी 70 से बड़ा होता है, हमेशा तो 70 से बड़ा होता है, लेकिन कभी कभी 70 के बराबर ही हो जाता है, यानी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70। ठीक है, अब इन दोनों को देखो, इसको और इसको देखो, इसको और इसको देखो, इससे हम क्या लिख सकते हैं, यानी x जो है वो लेस देन है, यानी छोटा है या फिर बराबर है 95 के, हो सकता है कि नहीं? ठीक है, अब समझ में आ गया? तो ये दोनों क्या है? असमीकाएं हैं। ठीक है, अब रैखिक असमीकाएं क्या होती हैं इसके बारे में भी समझेंगे। अच्छा, ये चीज समझ में आ गया कि x जो है वो 70 से बड़ा तो होता है, लेकिन कभी कभी 70 के भी बराबर हो जाता है, और यहाँ पे x जो है वो छोटा तो होता है 90 से, लेकिन कभी कभी 95 के, कभी कभी 95 के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, ये समझ में आया कभी कभी वाला स्टाइल। अच्छा, आगे समझते हैं रैखिक असमीकाएं को, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रैखिक क्या होता है? जैसे यहाँ पे रैखिक असमीकाएं है ना, तो रैखिक इसमें क्या है, लीनियर क्या है, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई समीकरण होता था y बराबर x प्लस 2। ठीक है, कोई भी इस तरह का समीकरण होता था तो हम इसका ग्राफ कैसे देखते थे, याद है? हमने त्रिकोणमितीय फलन वाले में चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से बताया था, कोई भी समीकरण हो उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, बाकी डिटेल में हम उस वाले वीडियो में समझाए हैं, उस वाले वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एक ग्राफ है एक्स वाई एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4 भी ले लेते हैं, इसको x को इधर रख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, इस तरह से आगे भी है। ठीक है, अच्छा, x का मान जब हम 1 रखेंगे, y का मान कितना आएगा? x का मान हम 1 रखते हैं। ठीक है, x इज 1, y का मान कितना आएगा? 3 आएगा, यानी x का मान जब हम 1 रखते हैं तो y का मान कितना आता है? 3, यानी यहाँ पे कहीं आएगा इसका बिंदु। ठीक है, ये 0 है। ठीक है, अगर हम x का मान 2 रखें तो y का मान कितना आएगा? x का मान 2, y का मान कितना आएगा? 4। ठीक है, ठीक है, अच्छा, इसी तरह आगे भी रखते जाए, x का मान 3 रखें तो y का मान कितना आएगा? कितना आएगा? 5 आएगा। x का मान 3 रखो, y का मान 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इन सभी बिंदु को हम मिला देते थे, याद है? मिला देते थे तो क्या एक लाइन बन जाता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लीनियर, यानी रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण को पहचानने का तरीका क्या है? इसमें जो वेरिएबल है, यानी जो चर है x और y, इसका घात कितना है? 1 है। कोई भी समीकरण दिया हो, दुनिया का कोई भी समीकरण दिया हो, y बराबर 5x प्लस 3, अगर इसका घात, यानी जिसमें जो चर वाला है x और y वाला, अगर उनका घात अगर 1 है तो जो समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा? रैखिक समीकरण। ठीक है, इसके बारे में हमने बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में बताया है, कोई भी समीकरण के बारे में बताया है, रैखिक क्या होते हैं। जैसे कभी कभी ऐसे भी बनते हैं, किसी किसी के ग्राफ ऐसे भी बनते हैं, उन सभी के बारे में हमने बहुत ही अच्छी डिटेल में बताया है कि कैसे किसी भी समीकरण का ग्राफ कैसे बनाते हैं। अब हम समझते हैं रैखिक असमीकाएं, यानी अब रैखिक के बारे में हमने समझ लिया, असमीकाय के भी बारे में भी समझ लिया, अब हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन समझते हैं। ठीक है, अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, मान लेते हैं 2x प्लस 3 वो जो है वो लेस देन है 10। अच्छा, यहाँ पे ये जो साइन लगा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ? ये जो है वो असमीका है ना। अच्छा, यहाँ पे इसका जो वेरिएबल यानी चर x है उसका घात कितना है? 1 है, यानी ये जो समीकरण है वो क्या होगा? एक लीनियर होगा, रैखिक होगा। तो ये मिलकर के बन गया रैखिक असमीकरण।
ठीक है। रैखिक असमीका, रैखिक कैसे है, क्योंकि इसका जो चर है उसका घात कितना है, 1 है। अच्छा, यहाँ पे जो चर है उसकी संख्या कितनी है, 1 है, एक ही है ना, x ही है ना, y तो है नहीं। तो अगर किसी रैखिक असमीका में केवल एक चर हो तो इसको हम बोलेंगे एक चर वाले बोलो या फिर वाला बोलो, रैखिक असमीका, ठीक है। हिंदी थोड़ा सा अच्छा नहीं लिखा है, ठीक है। एक चर वाला रैखिक समीका, ठीक है, या फिर इसको इस तरह भी बोला जा सकता है, एक चर में रैखिक असमीका। अच्छा, अगर मान लो दो चर आ जाए, यानी अगर हम लिख लेते हैं 3x + 4y इज ग्रेटर देन 12, ठीक है, इसको बोल देते हैं और थोड़ा सा और नंबर बढ़ा देते हैं, इसको हम लिख देते हैं 15, ठीक है। ये हमने लिख दिया। तो इसमें कितने चर हैं, 2 चर हैं x और y, और इन दोनों का घात कितना है, एक ही है। तो ये क्या होगा, 2 चर में रैखिक असमीका, समझ में आया कि नहीं। ये भी हो सकता है, मान लो यहाँ पे ये भी साइन हम लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह के जितने भी होंगे, जैसे हम ले लेते हैं 4x + y इज लेस देन और इक्वल टू 7, ठीक है। ये क्या है, 2 चर में रैखिक असमीका, या फिर हम लिख देते हैं 3x + 1 इज लेस देन 10, ठीक है। तो ये एक चर में रैखिक असमीका, समझ में आ रहा है कि नहीं, रैखिक कैसे है, असमीका कैसे है। तो हमने एक चर वाले रैखिक समीकरण को देख लिया। अब हम देखते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण, यानी अभी तक आपने देखा x सिर्फ आ रहा था, अब x और y दोनों आएगा। उसके लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, वो है, ये बुक में भी दिया हुआ है। रेशमा के पास 120 रुपए हैं, जिससे वह कुछ रजिस्टर व पेन खरीदना चाहती है। रजिस्टर का मूल्य 40 रुपए है और पेन का मूल्य 20 रुपए है, ठीक है। इस स्थिति में यदि रेशमा द्वारा खरीदे गए रजिस्टर की संख्या x तथा पेन की संख्या y हो तो इसको हमको रैखिक असमीका के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। अच्छा, रजिस्टर का जो मूल्य है वो है 40 रुपए। एक रजिस्टर का मूल्य कितना है, 40 रुपए। 2 रजिस्टर का मूल्य कितना होगा, 80 रुपए। तो x रजिस्टर का मूल्य कितना होगा, 40x, इतना रुपए हो जाएगा। और हमको पेन भी खरीदना है तो पेन को भी जोड़ देते हैं। अब देखो, पेन का मूल्य कितना है, 20 रुपए, और हमको पेन कितना खरीदना है, y। अगर 2 पेन होता तो 40 रुपए हो जाता, अगर हमको y पेन खरीदना है तो कितना हो जाएगा 20y, इतना हो जाएगा। अच्छा, इसके पास टोटल कितना रुपए है, इसके पास जो टोटल रुपीस है वो कितना है, 120 रुपए, ठीक है। तो अब ये जो रेशमा है वो क्या चाहेगी, ये जो इतना रुपए हो रहा है ना, वो या तो 120 रुपए हो जाए या तो इससे कम ही हो, यही ना होगा। अब इससे ज्यादा तो होगा नहीं, इससे ज्यादा होगा तो नहीं खरीद पाएगी, ठीक है, दुकानदार नहीं देगा ना। तो देखो, तो ये वाला जो इतना रुपीस है 40x + 20y, ये क्या होना चाहिए, या तो 120 रुपए के बराबर हो, ठीक है, या तो 120 रुपए से छोटा हो, ठीक है, या तो 120 रुपए से कम हो ये, या तो 120 रुपए के बराबर हो, तो खरीदने लगे। देखो, उसके पास 120 रुपए है टोटल। अब ये जो खरीदारी की है, रजिस्टर और पेन इतना खरीदी है ना, इतना रुपीस होगा, ठीक है। ये किसका है, रजिस्टर का है और ये पेन का है, ठीक है। तो ये जो टोटल रुपीस हुई हैं, टोटल कॉस्ट आया है, मूल्य आया है, वो क्या चाहेगी, 120 रुपए से या तो कम हो जाए या तो 120 रुपए के बराबर हो जाए तो खरीद लेगी, ठीक है। तो ये हो गया 2 चर वाले रैखिक समीकरण।
रैखिक असमीकाएं, सॉरी रैखिक असमीकाएं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, x भी है और y भी है। इसके पहले हम क्या देखते थे, इसके पहले हमारे पास 2x प्लस वाई, 2x प्लस ऐसे कुछ आ रहा था, 2x प्लस 3 लेस देन इस तरह कुछ आ रहा था, यानी उसमें सिर्फ x था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, x और y दोनों है। हालांकि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम इसके दो चर वाले रैखिक असमीकाय को, ठीक है, बार बार हम समीकरण बोल दे रहे हैं, दो चर वाले रैखिक असमीकाय को हम इसके अगले वाले एक्सरसाइज में, यानी वो इसके 6.2 वाले एक्सरसाइज वाले में हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे। अभी हम एक चर वाले रैखिक समीकरण की ओर ही ध्यान देंगे। तो ये था दो चर वाले रैखिक असमीकाय, ठीक। इसके आगे देखते हैं, इसके कुछ रूल देखते हैं एक चर वाले रैखिक असमीकायों के लिए, तो इसको नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक देखते हैं, क्या है, एक चर राशि के रैखिक असमीकाओं का बीजगणितीय हल और उनका आलेखनी निरूपण, ठीक है। यानी एक चर वाले रैखिक असमीकाएं दी गई होंगी, उसको हमको सॉल्व करना है और उसका हमको आलेखनी निरूपण भी देखना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम दो नियम जान लेते हैं, उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल को देखेंगे, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो पहला नियम है वो है, एक असमीका के दोनों पक्षों में समान संख्या घटाई या जोड़ी जा सकती है। इसका मतलब समझे, चलो समझते हैं। हमारे पास कोई संख्या है x जो है वो छोटा है 7 से, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक रैखिक असमीका है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये जो संख्या है x जो है वो छोटा है 7 से, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 2 जोड़ते हैं तो यहाँ पे भी 2 जोड़ सकते हैं, ठीक है। यानी x प्लस टू लेस देन 7 प्लस 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और समान संख्या घटाई भी जा सकती है, यानी x अगर हम इसमें से 3 घटा रहे तो इसमें से भी हम 3 घटा सकते हैं, ठीक है। तो x माइनस थ्री लेस देन 7 माइनस 3 ये लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आगे सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये सब सही है, ठीक है। यानी अगर जितने संख्या से इधर जोड़ रहे हो उतनी संख्या से उधर भी जोड़ दो, या फिर जितने संख्या से इधर घटा रहे हो उतनी ही संख्या से उधर भी घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये पहला नियम कहता है। दूसरा नियम क्या कहता है, किसी असमीका के दोनों पक्षों को समान धनात्मक संख्या से गुणा या भाग किया जा सकता है, ठीक है। यानी इसी एग्जांपल को हम ले लेते हैं। हमारे पास जो x लेस देन 7 है, यानी x छोटा है 7 से, इसी को हम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम धनात्मक लेना है, ठीक है, पॉजिटिव संख्या होना चाहिए। अगर हम 2 से इधर दोनों गुणा करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसमें से दोनों में हम 2 से गुणा कर देते हैं, 2x हो जाएगा और लेस देन 14 हो जाएगा, ठीक है। दोनों में हम 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। दोनों में हम भाग भी कर सकते हैं, चलो इन दोनों में हम 3 से भाग दे देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x/3 लेस देन 14/3, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं। इसी में हमने क्या किया, 2 से दोनों और गुणा कर दिया, तो इधर भी 2 से गुणा किया, इधर भी 2 से गुणा किया, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने 3 से इसी में भाग दिया, x को भी हमने 3 से भाग दिया, तो x/3 लेस देन, सॉरी यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 रहेगा, ठीक है। और हमने 7 में भी 3 से भाग दिया, तो ये 7/3 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे धनात्मक संख्या ही क्यों बोला गया है उसके बारे में भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये तो धनात्मक के लिए था, हमेशा धनात्मक थोड़ी ना होगा, कभी कभी ऋणात्मक भी होगा, ठीक है। तो ऋणात्मक जब संख्या होगी तब हम उसके ये जो साइन है उसको पलट देंगे। देखो कैसे। अच्छा, हमारे पास अगर मान लो कोई संख्या है 3 जो है वो छोटी है 7 से, 3 जो है वो छोटी है 7 से, ठीक है। अगर हम यहाँ पे -2 का दोनों में गुणा करें, -2 का हम दोनों में गुणा कर दे रहे हैं दोनों पक्षों में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा ना। और ये कितना हो जाएगा, -14 हो। क्या ये सही है, क्या ये सही है, ये सही नहीं ना है, क्योंकि ये तो छोटा है और ये बड़ा है ना। -14 छोटा है -6 से, लेकिन इस चिन्ह का मतलब क्या है,
उल्टा है। तो अगर हम माइनस का गुणा करते हैं, ऋणात्मक संख्या से गुणा करते हैं, तो इस चिन्ह को क्या करते हैं, हम पलट देते हैं। ठीक है, अब ये सही है। तो बस इतना याद रखो, अगर हम किसी ऋणात्मक संख्या से गुणा या भाग करते हैं तो ये जो चिन्ह है असमीका का, उसको हम पलट देंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। हमारे पास एक एग्जांपल है, मान लेते हैं 3x + 2 इज लेस देन 10। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, गुणा और भाग दोनों कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम -2 से दोनों तरफ हम गुणा करते हैं। ठीक है, तो -2 से हम जब गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -6 होगा। ठीक है, -2 से इसमें गुणा करो -6x, और इसमें -2 से गुणा करो -4x। अब ये वाला चिन्ह क्या करेंगे, हम पलट देंगे। ठीक है, इधर कर देंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना, -20। ठीक है, तो हम दोनों में क्या किए, हम -2 से गुणा कर दिए। भाग भी कर लेते हैं, भाग करने के लिए हम एक और असमीका ले लेते हैं। हमारे पास 2x + 1 है जो लेस देन और इक्वल टू 5 है। ठीक है, हम दोनों में -3 से भाग दे देते हैं, -3 से भाग दे देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, -2/3x माइनस, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, 1/3, और ये वाला साइन क्या करेंगे, पलट देंगे, यानी उधर है तो हम इधर कर देंगे। ठीक है, ये इक्वल वाला साइन नहीं हटाएंगे। ठीक है, -5/3 ये होगा। ठीक है, यानी अगर हम समान संख्या से ऋणात्मक संख्या वाले, ठीक है, ऋणात्मक संख्या वाले से अगर हम गुणा या भाग कर रहे हैं तो इस साइन को क्या करेंगे, बदल देंगे। ठीक है, समझ में आ गया, ये नियम समझ रहे हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं, इसको नोट कर लो। तो अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है, उसको देखते हैं। एग्जाम्पल है 30x लेस देन 200, यानी 30x छोटा है 200 से, को हल कीजिए। इसको हल करना है, पहला कंडीशन x एक प्राकृत संख्या हो, दूसरा कंडीशन x एक पूर्णांक हो। ठीक है, इस तो ये क्या, ये एक चर वाला रैखिक असमीका है। ठीक है, तो इसको हम हल करना सीखेंगे और हम इसी का आलेखनी निरूपण भी देख लेंगे, हालांकि एग्जाम्पल में दिया नहीं, लेकिन हम देख लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये है, देख क्या है, 30x लेस देन 200। अच्छा, अगर हमको x का मान यहाँ पर लेकर आना है तो यहाँ पे हमको क्या करना होता है, सिर्फ x आ जाए, ऐसा कुछ करना होता है ना। जैसे अगर हमारे पास ऐसा कुछ होता था 2x बराबर 10, तो हम क्या करते थे, 2 को उधर लेते जाते थे तो x बराबर आ जाता था 5। तो इसी तरह हम इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर हम 30 से दोनों तरफ भाग दे दें तो यहां से 30 हट जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, 30 से भाग। ठीक है, हालांकि ये सब लिखना नहीं होता है इस टाइप के इक्वेशन में, यानी असमीकाएं में। तो देखते हैं, 30 से हम इसको भाग दे देते हैं तो ये हो जाता है x, 30 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाता है 200/30, हो जाएगा कि नहीं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा x लेस देन, ये कितना हो जाएगा, 6.66, ऐसे आएगा। इसको जब 3 से 20 को भाग दो, कितना आ जाएगा, 6.66, यानी x जो है वो 6.66 से छोटा है। ठीक है, पहला कंडीशन हमारे पास क्या बोला गया, पहला वाला कंडीशन क्या बोला गया है, x एक प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या, तो x एक प्राकृत संख्या है, तो 6.66 से छोटी प्राकृत संख्या क्या क्या हो सकती है, जल्दी बोलो, क्या क्या होगी, 6.66 से छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी, 1 होगी। 6.66 से छोटी 1 होगी, और 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, और 6 होगी, 6 भी होगी, क्योंकि हमको क्या ना 6.66 से छोटी, 6 से नहीं, यहाँ पे 6.66 से छोटी एक प्राकृत संख्या। ठीक है, तो ये हमारे पास x का मान हो सकता है। ठीक है, x का मान हो सकता है ना। अच्छा, अब हम इसी का समुच्चय जो होगा वो इसका हल होगा। ठीक है, यानी असमीका
असमीका हल का समुच्चय। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, एक मिनट। हाँ, असमीका हल का समुच्चय। ठीक है, यहाँ पे उल्टा लिख दिया है, असमीका का हल समुच्चय। ठीक है, असमीका का हल समुच्चय, यानी ये क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, ये इसका समुच्चय है। अरे x का जो समुच्चय है होगा यही असमीका का हल समुच्चय होगा। ठीक है, यानी इसका हल जब बोलेगा तो क्या करोगे, x का जो मान आएगा उसी का समुच्चय बना दोगे, इसका हल आ जाएगा। ठीक है, उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अच्छा, दूसरी कंडीशन में ये बोला गया है x एक पूर्णांक है। x एक पूर्णांक मीन्स क्या होता है, जो संख्याएं नंबर लाइन यानी संख्या रेखा पर दर्शाई जा सके। ठीक है, संख्या रेखा पर दर्शाई जा सके। ये हमारे पास 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, और ये 6 है, और ये 7 है। ठीक है, और इधर क्या होगा, सब माइनस में आएगा, -1 -2 इसी तरह आएगा कि नहीं। अच्छा, x क्या होना चाहिए, दूसरा वाला हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, दूसरा वाला x क्या होना चाहिए, 6.66 से छोटी। अब 6.66 से छोटी हम पूर्णांक देखेंगे, तो 6.66 से छोटी क्या होगा, 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 भी होगा, -1 होगा, -2 होगा, कहां तक, अनंत तक। हमको क्या निकालना है, 6.66 से छोटी पूर्णांक। यहाँ पे तो हम प्राकृत संख्या निकाल रहे थे, लेकिन अब हमको पूर्णांक निकालना है। तो 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0, -1 -2 इस तरह कहां तक, अनंत तक होगा। तो यहाँ पे हमारे पास x जो आएगा वो क्या आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, -1 -2 -3 इस तरह अनंत तक। तो इसका समुच्चय क्या बनेगा, इसका समुच्चय क्या होगा, हालांकि हम इसको उल्टा लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम प्लस वाले को उधर लिखते हैं ना। ठीक है, हमको समझाने के लिए इसको बताएं। ठीक है, तो असमीका, तो इसको फिर से हम लिखेंगे, असमीका का हल समुच्चय। ठीक है, क्या होगा, ऋणात्मक वाली संख्या इधर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास होगा, क्या होगा, 6 होगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, इस तरह। ठीक है, प्लस वाली संख्या को हम उधर लिखते हैं। ठीक है, ऋणात्मक वाली संख्या का होगा, ये होगा इसका हल। अरे होगा कि नहीं, ये होगा ना, असमीका का हल समुच्चय, यानी x का जो भी मान आएगा उसका हम समुच्चय बना देंगे तो यही इसका हल आएगा। ठीक, अच्छा, इसका हम एक बार आलेखनीय निरूपण भी देखते हैं, आलेखीय निरूपण भी देख लेते हैं। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन देखो, पहला वाला क्वेश्चन क्या बोला है, x एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, ये 0 होगा, 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 3 4 5 और यहाँ पे 6। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, -1 -2 -3 -4 इस तरह इधर आएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखो, x क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 भी हो सकता है ना। ठीक है, तो हम इस वाले बिंदु को भी लिख सकते हैं, और कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, तो हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक सभी पॉइंट्स को ले लेंगे। ठीक है, यह इसका आलेखीय निरूपण है। 6 को हम ले सकते हैं ना, तो 6 को हम डॉट करेंगे। ठीक है, 6 को हम डॉट करेंगे, डॉट में लेंगे, और यहाँ से 6 से लेकर के 1 तक, ये इसका आलेखीय निरूपण है। ठीक है, अच्छा, अगर हम इसका देखें तो, इस वाले को देखो तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, उसका भी देख लो जल्दी से, हालांकि क्वेश्चन दिया नहीं है लेकिन हम समझा दे रहे हैं। हाँ, इसको डॉट डॉट इधर आगे कर देते हैं क्योंकि इसके आगे भी तो है। ठीक है, हमको क्या लिखना है, असमीका का हल, ये हमारी पास संख्या है, तो हम यहाँ से लेकर के हम कहाँ तक आएंगे,
अनंत तक, ठीक है, ये इसी लाइन पे रहेगा, ठीक है, लाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है, ये अनंत तक जाएगा, ठीक है, ये इसका आलेखी निरूपण है। आगे अगर क्वेश्चन आता है तो हम देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखते हैं, क्या बोला है, हल कीजिए 5x माइनस 3 लेस देन 3x प्लस 1, ठीक है, इसको हमको हल करना है। पहला कंडीशन है x एक पूर्णांक है, दूसरा कंडीशन है x एक वास्तविक संख्या है। तो पूर्णांक क्या है समझ में आता ही है, ठीक है, तो पहला वाला कंडीशन हम सॉल्व करते हैं, पहला वाला, ठीक है। सबसे पहले हम इसको हल कर लेते हैं। हमारे पास जो है वो है 5x माइनस 3 लेस देन 3x प्लस 1, ठीक है। अच्छा, अब हमको इसको सॉल्व करने के लिए एक तरफ से x को हटाना रहता है, यही ना करते हैं, ठीक है, तो हटा देते हैं। अच्छा, एक काम करें, अगर हम 3x से दोनों तरफ घटा दें, 3x दोनों तरफ घटा दें तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ से वाला हट जाएगा ना, ठीक है। तो 3x से हम घटा देते हैं, यहाँ पे हम 5x था, हम क्या कर रहे हैं 3x से घटा दे रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे 3 भी है, ये भी तो है, ठीक है, लेस देन, और यहाँ पे क्या करना है हमको, फिर से क्या करना है, इसको भी हम 3x से घटा दे हैं, ठीक है। हम क्या किए हैं, 3x दोनों तरफ घटा दिए और कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे -3 आ जाएगा, और यहाँ पे देखो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और लेकिन बचेगा क्या, यहाँ पे 1 भी तो है ना। अब देखो, अब हम यहाँ से हमको 3 को भी हटाना है और 2 को भी हटाना है, यही ना करना है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, +3 दोनों में जोड़ दे रहे हैं, +3 जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले +3 जोड़ देते हैं, तो +3 जोड़ देते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 2x -3 था, हम +3 कर देना है, ठीक है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी हम +3 कर देंगे, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x लेस देन 4, ठीक है। अब हम 2 से दोनों तरफ भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा कि नहीं, अरे बचेगा कि नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ 2 से भाग दे दो, तो यहाँ पे क्या बचा x, और यहाँ पे क्या बचा 4/2 यानी 2 दूना 4, यानी यहाँ पे क्या बचा 2, ठीक है। तो पहला वाला कंडीशन क्या बोला है, पहला वाला कंडीशन x एक पूर्णांक हो, यानी ठीक है, यहाँ पे क्या x जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2 से छोटी कोई भी पूर्णांक हो। 2 से छोटी कौन कौन संख्या हो सकती है, 1 होगा, पूर्णांक है ना, यानी जिसको संख्या रेखा पर दर्शाया जाएगा, 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, इस तरह अनंत तक, ठीक है। तो इसका हल क्या होगा, हम क्या बोल रहे थे, असमीका का हल समुच्चय, यानी x का जो भी मान आया है उसका समुच्चय ले लो, ठीक है। तो क्या क्या होगा हमारे पास, ((() -2 -1 0, ठीक है, 0 भी है और 1 भी है, ये होगा इसका असमीका का हल समुच्चय, यानी इसका हल होगा। यहाँ पे दूसरा कंडीशन क्या बोला है, x एक वास्तविक संख्या होगी, ठीक है, 2 से लेकर के अनंत तक जितनी भी संख्या है वो क्या है, क्या होंगी, वास्तविक संख्या होंगी, ये होगा x का मान। ये समझ आए क्यों लिखे हैं, वास्तविक संख्या बोला गया है, यानी यहाँ पे दशमलव वाला भी सारी संख्या आएंगे, तो क्या है 2 को तो हमको लेना नहीं है, लेकिन 2 से छोटी वाली सारी संख्या लेनी है, 1.9 भी हो सकता है, 1.8 भी हो सकता है, 1.7 भी हो सकता है, तो हम क्या किए, सीधे लिख दिए 2 से लेकर के अनंत तक, ठीक है, 2 से लेकर के अनंत। यहाँ पे क्या लगा है, ओपन इंटरवल, यानी हम 2 को तो नहीं लेंगे, लेकिन 2 से छोटी बाकी सारी संख्या ले लेंगे, कहाँ तक, अनंत तक, ठीक है। तो ये इसका समुच्चय हो गया, और ये इसका सेकंड वाले का हल हो गया, समझ में आया। 2 से लेकर के अनंत तक, लेकिन अनंत तक क्या, ऋणात्मक में, ठीक है, 2 से लेकर के अनंत तक ऋणात्मक में आ रहा है ना,
तो 2 से लेकर के अनंत तक, ठीक है। अनंत वाले को तो लेना नहीं, समझ में आया कि नहीं? चलो इसको नोट कर लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5वां है, हल कीजिए 7x + 3 ≤ 5x + 9 तथा हल को संख्या रेखा पर आलेखित कीजिए, ठीक है। एक मिनट, हाँ प्लस यही है, ठीक है। 7x + 3 ≤ 5x + 9, ठीक है। इसको हल भी करना है और उसको हल का संख्या रेखा पर आलेखित भी करना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और याद रखो, यहाँ पे अगर एक चर है यानी x ही है, ठीक है, तो इसका जो आलेखन होगा वो संख्या रेखा होगा, ठीक है। लेकिन अगर 2 चर वाली रैखिक असमीकरण को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम x और y अक्ष पे हम दिखाएंगे, ठीक है। वो बात की बात है, बस इतना जानो। अगर एक चर वाली रैखिक असमीका हूं तो उसका आलेखन क्या होगा, संख्या रेखा होगा, ठीक है। अब उसके बारे में मतलब 2 चर वाले रैखिक असमीका के बारे में हम अगले वाले पढ़ेंगे, ठीक है, यानी अगले वाले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। चलो आज सॉल्व करते हैं। हमारे पास है 7x, पहले इसको सॉल्व करेंगे, x का मान निकालेंगे। 7x + 3 छोटा है 5x + 9 से, ठीक है। यहाँ देखो क्या करना होगा, हमको यहाँ पे x लाना है सिर्फ। अच्छा, हम क्या करें, 5x से दोनों में घटा दें, तो यहाँ पे 5x गायब हो जाएगा, तो घटा देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा कि नहीं। 5x यहाँ पे घटा दें और यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे 0 बचा और यहाँ पे 9 बचा। अरे 5x गायब हो गया ना, 5x से दोनों में घटाया, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करें, 3 से दोनों में घटा दे रहे हैं, तो 3 गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x छोटा है 9 में से 3 घटेगा 6 आ जाएगा। अब हम 2 से दोनों में भाग दे दें तो हमारे पास आ गया x बराबर, बराबर आ गया गलती से, x जो है वो छोटा है 3 से, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, बस एक नियम को याद रखना है। वो नियम क्या है हम बता चुके हैं, अगर हम ऋणात्मक संख्या से गुणा या भाग करते हैं तो इसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। रैखिक असमीका का जो चिन्ह है वो बदल जाता है। तो यहाँ पे हम इसको भी सॉल्व इस तरह भी सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे देखो हम क्या करें, 5x को इधर लेते हैं, जैसे हम बराबर को सॉल्व करते हैं ना, समीकरण को जैसे हम सॉल्व करते थे, यहाँ पे बराबर मान लो है तो हम क्या करते थे, 5x को इधर लेकर आते थे, ठीक है। तो क्या करते थे, 7x में से 5x को घटा देते थे, इस तरह होता था। और यहाँ पे हम बराबर लगा होता था, बराबर वाला बता रहे हैं, ठीक है, बराबर लगा होता था। तो यहाँ पे 9 है तो हम 3 को इधर लेते आते थे। सेम टू सेम ये भी इसी तरह ही सॉल्व हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2x आएगा और यहाँ पे 6x आएगा, ठीक है, 6 आएगा और बाद में 2 से भाग दे देते थे। तो ये भी उसी तरह ही है, लेकिन बस एक ही चीज को याद रखना होता है, क्या, जो ऋणात्मक संख्या से गुणा या भाग करना, ठीक है, उसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है। अच्छा, और देखते हैं अब क्या है, x क्या हो, 3 से छोटा है। 3 से छोटा कितनी संख्याएं हो सकती हैं? 3 से छोटी संख्या, यहाँ पे ना तो प्राकृत संख्या दे रहा है या ना तो कोई वास्तविक संख्या दिया, कुछ नहीं दिया। तो 3 से छोटी जितनी भी संख्या होंगी हम सबको मान करके चलेंगे, ठीक है। तो 3 से छोटी संख्या क्या क्या हो सकती हैं, 3 को नहीं लेना है, 3 से छोटी संख्या क्या क्या होंगे, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, लेकिन इसके बीच के भी संख्याएं आएंगी, ठीक है। यहाँ पे 1.5, 1.8, 1.9, ये सारी संख्या आएंगे, ठीक है। हम एक ओवरव्यू दे रहे हैं, -1 होगा, -2 होगा, ठीक है, अनंत तक, ठीक है। तो 3 से जितनी भी संख्या छोटी होंगी, ठीक है, उन सभी को हम लेंगे। अच्छा, इसका हम समुच्चय भी देख लेते हैं, इसका समुच्चय भी देख लेते हैं, ठीक है। इसका समुच्चय क्या होगा, देखो देखो, असमीका का हल समुच्चय, असमीका का हल समुच्चय क्या होगा ये हमको बताओ। 3 को नहीं लेना है, 3 से छोटी जितनी भी संख्या है, ठीक है, ओपन इंटरवल 3 से लेकर कहां तक, -∞ तक, ये होगा। अरे यही होगा ना, देखो क्या हुआ है, 3 को नहीं लेना है, ओपन इंटरवल मीन्स 3 को नहीं लेना है, 3 से छोटी जितनी भी संख्या, 2.9 भी होंगी, ठीक है। तो जितनी भी संख्या है, क्योंकि यहाँ पे तो पूर्णांक और वास्तविक संख्या तो बोला नहीं गया है,
3 से छोटी सारी संख्या, तो ये होगा। ठीक है, असमीका का हल समुच्चय। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बोला गया है हल को संख्या रेखा पर आलेखित भी करना है, उसको भी देख लेते हैं। तो ये हमारे पास है संख्या रेखा, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इधर ले लेते हैं, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, इस तरह इधर भी है। ठीक है, इसके आगे भी है। अच्छा यहाँ पे हमको क्या करना है, 3 को नहीं लेना है, तो 3 को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, इस तरह छोड़ देते थे, डॉट नहीं, पहले तो डॉट कर देते थे, लेकिन अब क्या करेंगे, हम 3 को छोड़ देंगे। ठीक है, तो 3 को छोड़ करके बाकी जितनी भी संख्याएं हैं, ठीक है, ये कहाँ तक जाएगी, ये कहाँ तक जाएगी, माइनस, ठीक है, -इन्फिनिटी तक। ये इसका क्या है, आलेखी रूप है। समझ में आया, 3 को हम नहीं लिए हैं, लेकिन 3 से छोटी जितनी भी संख्या है हमको सबको लिए हैं, 2.9 को भी लिए हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका हल, और ये हो गया इसका आलेखी रूप। अगला एग्जांपल देखते हैं, इसको नोट कर लो। तो एग्जांपल नंबर 7वां देखते हैं, क्या बोला गया है। कक्षा 11 के प्रथम सत्र व द्वितीय सत्र की परीक्षाओं में एक छात्र के प्राप्तांक 62 और 48 है, वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे वार्षिक परीक्षा में पाकर वह छात्र 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। अच्छा, समझ में आया क्वेश्चन, चलो एक बार समझा देते हैं। एक स्टूडेंट है, वो क्या करता है, 3 परीक्षाएं होती हैं, प्रथम सत्र, द्वितीय सत्र और वार्षिक परीक्षा। ठीक है, तो प्रथम सत्र में वह 62 अंक प्राप्त कर लेता है, द्वितीय सत्र में वो 48 अंक प्राप्त कर लेता है, बचा क्या, वार्षिक परीक्षा बचा है ना। तो वो सोच रहा है कि हम वार्षिक परीक्षा में कितना अंक ला दें, कितना मार्क्स ला दें, ताकि उसका जो पूरा टोटल एवरेज है ना, पूरा टोटल जो औसत है वो 60 तक आ जाए, या तो 60 से ऊपर आ जाए, या फिर 60 के बराबर आ जाए, यानी कम से कम 60 तो आ जाए। ठीक है, या कम से कम 60% आ जाए। ठीक है, तो न्यूनतम अंक यही है। समझ में आया क्या है क्वेश्चन। प्रथम सत्र में 62, द्वितीय सत्र में 48, तो पूछा है कि वार्षिक परीक्षा में हम कम से कम कितना नंबर ला दें ताकि जो औसत हो जाए वो 60 के बराबर हो जाए या फिर 60 से अधिक हो जाए। ठीक है, ये हमको निकालना है। चलो, औसत निकालने आता ही होगा, कुल नंबर जितने दिए हैं उसको कितने परीक्षाएं उसको से भाग देंगे। जैसे तीन परीक्षाएं होंगी, एक में क्या है 62, एक में 48 है, तीसरे वाले में हम मान लेंगे। ठीक है, हल देखते हैं, इसका सॉल्व करते हैं। माना वार्षिक परीक्षा में छात्र का प्राप्तांक x है। ठीक है, x है, तो इसका टोटल एवरेज यानी टोटल औसत क्या होगा, औसत क्या होगा, यहाँ पे देखो 62 है प्लस 48 है, ये प्रथम और द्वितीय सत्र, और तीसरे यानी वार्षिक परीक्षा में कितना है, इसका x है। कुल टोटल कितनी परीक्षाएं हुई हैं, 3 है ना, यही ना औसत होता है, जितना टोटल अंक है, जितनी परीक्षाएं उससे भाग दे। अब ये क्या बोला है कि वो कितना अंक प्राप्त कर ले, मतलब वार्षिक परीक्षा में कितना अंक प्राप्त कर ले, परीक्षा में पाकर के वह छात्र 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। यानी ये जो औसत निकला है ना, वो कम से कम 60 हो, कम से कम 60 के बराबर हो, 60 से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो संख्या है वो क्या होगी, या तो ये 60 के बराबर आ जाए या तो 60 से अधिक आ जाए, तभी ना होगा न्यूनतम। न्यूनतम मीन्स कम से कम 60 से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन 60 से नीचे नहीं। ठीक है, तो अब हमको x का मान निकालना है इसमें। ठीक है, समझ में आ गया, ये औसत है, और ये औसत क्या होना चाहिए, 60 से अधिक या 60 के बराबर, और हमको यहाँ पे x कितना नंबर, यानी वार्षिक परीक्षा में कितना नंबर लाना है। समझ में आ गया क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ये हो जाएगा, इसको इन दोनों को जोड़ दो, तो ये 6 8 2
8 2 10 और ये 4 6 10 और 1 11 प्लस x। 3 को इधर क्या करते हैं, देखो यहाँ पे क्या किया गया, वही चीज 3 का इधर भी गुणा किया गया है, 3 का इधर भी गुणा किया गया है। जब 3 का इसमें गुणा किया जाएगा, 3 का इसमें गुणा किया है तो 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 3 गुणा हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 180, ठीक है। या फिर ऐसे भी समझ सकते हो, 3 का इधर गुणा कर दिया गया, समीकरण रहता तो ऐसे ही ना गुणा करते थे। चलो अब देखो यहाँ पे क्या किया गया, हमको क्या करना है, 110 को यहाँ पे हटा देना है, तो 110 यहाँ पे भी घटा दे, यहाँ पे भी घटा दे, या फिर ऐसे मान लो 110 को हम इधर लेते गए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 180 माइनस 110। अरे 110 को चाहे इधर लेकर आओ या फिर 110 इसमें भी घटा दो, इसमें भी घटा दो, तो ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ से 110 घट जाएगा, ठीक है। तो x जो होना चाहिए वो या तो बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए 70 के, ठीक है, यानी उसको वार्षिक परीक्षा में कम से कम 70 नंबर लाना है, या तो 70 से अधिक, यानी x का मान या तो 70 से अधिक हो या तो 70 के बराबर हो, यानी कम से कम उसको कितना मार्क्स लाना है, 70 नंबर, तब उसका बेड़ा पार हो सकता है, ठीक है, तब उसका औसत 60 अंक यानी न्यूनतम 60 अंक या फिर उससे ज्यादा आ सकता है। समझ में आया, यहाँ पे क्या बोला गया है, वह न्यूनतम अंक क्या, वह न्यूनतम अंक क्या है, न्यूनतम अंक क्या है, 70 है, यानी कम से कम 70, उससे ज्यादा हो सकता है, x 70 से बड़ा हो सकता है लेकिन कम से कम 70। समझ में आया, ठीक है। तो ये था प्रश्नावली 6.1 का परिचय। इस पूरे वीडियो को बनाने में हमको 4 दिन लगे हैं, ठीक है। तो इसके अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 6.1 को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।